नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान स्थली में हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारा प्रकरण चल रहा था पहले पिछली वीडियो में, अलंकार कई प्रकरण एक साथ चल रहे हैं और इनकी थोड़ा सा आपको लेट मिल पा रही हैं कुछ मेरी व्यस्तता के कारण। हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अलंकार, अलंकारों में मैंने जैसे आपको बताया था शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार के अंतर्गत फिर हमने अर्थालंकार में आपको बताया था सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं, जिनमें हमने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़े, है ना, संदेह, भ्रांतिमान पढ़े। उन्हीं में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगली कड़ी में। अगला अलंकार जो है हमारा वो है उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार, जिनकी हम बात करेंगे। उदाहरण अलंकार, जैसा कि नाम से पता चल रहा है उदाहरण अलंकार, जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि उदाहरण जब भी हम कोई बात कहते हैं, सामान्य सी बात कहते हैं, और सामान्य बात को कहने के लिए फिर हम कोई विशेष बात, विशेष वस्तु का उदाहरण देते हैं जो पूर्व में बहुत, तो अगर हम इसको जो विशेष होता है उसको उपमान कहते हैं। हमेशा उपमान बड़ा होता है, चाहे गुण में हो, चाहे अगुण में हो, चाहे अच्छाई में हो, चाहे बुराई में हो, ठीक है ना। तो उस विशेष का हम यहाँ पर क्या देते हैं, उदाहरण। तो पहला कथन तो इसमें सामान्य होता है, उपमेय होता है। पहला कथन क्या होता है, उपमेय होता है, और इसकी दूसरी पंक्ति उपमान होती है। तो उदाहरण अलंकार की अगर हम परिभाषा दें तो कहे कि जब काव्य में प्रथम पंक्ति उपमेय की होती है और दूसरी पंक्ति उपमान की होती है। प्रथम में कहे गए सामान्य कथन के लिए बाद में एक विशेष कथन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और इससे पहले जैसे और जिम शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो बेटा इसमें क्या होता है, पहले सामान्य बात कही जाती है, प्रथम पंक्ति उपमान की होती है। प्रथम पंक्ति किसकी होती है, उपमेय की, सॉरी। प्रथम पंक्ति में क्या होता है, प्रथम पंक्ति में उपमेय होता है, ठीक है, जिसकी तुलना करनी है हमें। और द्वितीय पंक्ति, दूसरी जो पंक्ति होती है वो द्वितीय पंक्ति जो है वो उपमान होती है। क्या होती है, उपमान होती है। उपमेय सामान्य बात होती है हमेशा, उपमेय जो है सामान्य होती है, छोटी होती है, और उपमान हमेशा विशेष। तो प्रथम पंक्ति में हमेशा सामान्य कथन होता है, जबकि द्वितीय पंक्ति में विशेष होता है, उस कथन की विशेष जानकारी दी जाती है, ठीक है। तो उदाहरण अलंकार क्या हुआ, अगर हम इसकी परिभाषा दें कि जब काव्य में प्रथम पंक्ति उपमेय के रूप में हो और द्वितीय पंक्ति उसके उपमान के रूप में प्रस्तुत होती है तो उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। या सामान्य कथन के लिए प्रथम पंक्ति में सामान्य कथन होता है और उसके लिए दूसरी पंक्ति में कोई विशेष कथन कहकर उदाहरण के रूप में विशेष कथन कहा जाता है, तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। और इसकी पहचान होती है, इसके वाचक शब्द होते हैं जैसे, ज्यों और जिमी, ये इसके उदाहरण की पहचान होती है। ये शब्द जहां आ जाएंगे वहां आपको पता चल जाएगा कि यहां पर क्या है, उदाहरण अलंकार है। यहां पर क्या है, उदाहरण अलंकार है। अब जैसे हम अगर कहें कि एक लड़की को देखा तो यहां पे लड़की क्या है, सामान्य चीज है। लड़की क्या है, सामान्य चीज है। और हम क्या कह रहे हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ये सामान्य बात है, कोई लड़की देखी है, सामान्य बात है। लेकिन उसे देखने के बाद लगता कैसे है, जैसे जैसे खिलता गुलाब। अब उसकी तुलना किससे की जा रही है, गुलाब से की जा रही है। किससे की जा रही है, गुलाब से की जा रही है। पहला कथन सामान्य है, एक लड़की को देखा तो देख लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए एक विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। ये एक उपमान है। पूरा सेंटेंस जो दूसरी पंक्ति है वो क्या है, एक उपमान है, जैसे खिलता गुलाब, ठीक है। ऐसे ही अगर हम कहें जो पावे अति उच्च पद ताको
पतन निदान जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान जो। अब देखिए ये आ गया यहाँ पे जो। पहली लाइन थी सामान्य, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान जो तप तपे, जो तप तपे मध्याह्न जो तप तपे मध्याह्न लो असत होत है भान। ठीक है, ये कह रहा है जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। उसका एक ही निराकरण है, एक बार को जो अपना उच्च पद पाता है जीवन में, कोई भी अगर किसी पद को, किसी प्रतिष्ठा को पाता है, उच्च पद पाता है, उच्च प्रतिष्ठा पाता है, तो उसका पतन स्वाभाविक है। यही उसका निराकरण है। कितनी भी प्रतिष्ठा पाले उसके बाद उसका पतन होना ही होना, उसको गिरना ही गिरना है। ये न्यूटन का भी नियम है, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। आप किसी वस्तु को जितनी वेग से ऊपर उछालोगे वो उसी गति से, उसी वेग से नीचे की ओर वापस आनी है। एक बिंदु के बाद उसको लौट के आना है। तो ये सामान्य सी बात है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को उच्च पद मिलता है, उच्च प्रतिष्ठा मिलती है, उसका पतन निश्चित है। और इसके लिए उसने उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण दिया है? जो लेके यहाँ पे ये कथन जो है वो उपमान के रूप में, विशेष उदाहरण के रूप में विशेष बात कही है। वो क्या कही है कि जैसे आप सूरज को देख ले, है ना, जो तप तप मध्याह्न लो, कि जिस प्रकार तप तप कर मध्याह्न तक, है ना, जो सूर्य है मध्याह्न तक लोगों को तपाता है, खुद तपते हुए इतने उच्च स्तर पर पहुंचता है और अपने प्रकाश से, अपनी गर्मी से संपूर्ण वातावरण को गर्माहट देता है ना, प्रकाश देता है संपूर्ण विश्व को। वही क्या होता है, मध्याह्न के बाद असत होता है भान। असत, उसका जो प्रकाश है, उसका जो तेज है, जो सत्व है, जो सार है, वो क्या हो जाता है, भान माने सूर्य का, समाप्त हो जाता है। ये प्रकृति का नियम है ना। एक और उदाहरण यहां पर देखें कि सबल को होत सहाय सब, सबल को होत सहाय सब, निबल को कोई न सहाय, निबल न कोई सहाय। ठीक है, सबल को होत सहाय सब, निबल न कोई सहाय। और ये सामान्य सी बात है, सामान्य सा कथन कहा है वक्ता ने। क्या कहा है कवि ने कि सबल को होत सहाय सब। जब कोई बलशाली व्यक्ति होता है, चाहे वो पैसे में बलशाली हो, चाहे शरीर में बलशाली हो, चाहे कुटुंब परिवार में बलशाली हो, चाहे प्रतिष्ठा में या पद में बलशाली हो, शक्तिशाली जो होता है उस शक्तिशाली के सभी सहायक बन जाते हैं, सभी चापलूसी करने लग जाते हैं। पर निर्बल कमजोर व्यक्ति का कोई सहायक नहीं होता। ठीक है, और वही देखिए, इसके लिए उन्होंने नीचे की लाइन में क्या कहा है कि जो पवन बढ़ावता आपको, जो पवन बढ़ावत आग को दीपक देत बुझाए, या दीप ही देत बुझाए, दीपक देत बुझाए या दीप ही देत बुझाए। इसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दे दिया, ये उपमान दे दिया। तो पहली लाइन उपमेय के रूप में आ रही है। सामान्य बात है कि ये सामान्य व्यवहार में हम देखते हैं कि जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति होता है, जो सबल होता है, बलशाली होता है, शक्तिशाली होता है, उसके लिए सभी सहायक बन जाते हैं, सभी मदद करने चले आते हैं, सभी चापलूसी करते हैं। जो कमजोर होता है, निर्बल होता है, उसको छोड़ देते हैं। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, जो लगाकर। किसका उदाहरण दिया है, क्या उपमान प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार एक हवा है,
देखिए हवा का ही परिवर्तन देखिए कि जब आग होती है, जो प्रचंड होती है, प्रबल होती है, और जब आग लग रही हो कहीं और हवा चलेगी तो वह उसके लिए सहायक हो जाती है और उस आग को फैलाने का काम करती है, उसका रौद्र रूप प्रदान करती है। लेकिन वही आग जब एक छोटे से दीपक के पास से गुजरती है तो झट से उसे बुझा देती है, क्योंकि वो निर्बल होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे उदाहरण अलंकार की बात हुई। यहां पर क्या है, सिंपल सी बात है, बस एक चीज हमें याद रखनी कि इसकी प्रथम पंक्ति उपमेय होती है या सामान्य कथन होती है, और इसमें द्वितीय पंक्ति उसके उपमान के रूप में प्रस्तुत होती है, दूसरा है ना, दूसरी पंक्ति उपमान का काम करती है, जो विशेष कथन होता है। ये उदाहरण अलंकार है। अब यहीं पर हम एक छोटा सा अंतर समझेंगे दृष्टांत अलंकार का। किसका? दृष्टांत अलंकार का। देखिए दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि उपमेय उपमान नहीं होता, दोनों ही जो है इसको यहां पे अगर हम बात करें दृष्टांत अलंकार की, दृष्टांत अलंकार, दृष्टांत अलंकार में क्या होता है, प्रथम पंक्ति के रूप में द्वितीय पंक्ति, प्रथम पंक्ति बिंब होती है तो द्वितीय पंक्ति उसका प्रतिबिंब होती है। प्रथम पंक्ति क्या होती है, बिंब के रूप में होती है, और द्वितीय पंक्ति प्रतिबिंब के रूप में होती है। दोनों ही पंक्तियों में उपमेय होता है, उपमान होता है, लेकिन दोनों का साधारण धर्म जो होता है, समान धर्म होता है, वो अलग अलग होता है दोनों ही पंक्तियों में। हमने उदाहरण में पढ़ा था कि एक पंक्ति उपमेय होती है, प्रथम पंक्ति उपमेय होती है, सामान्य होती है, सामान्य कथन होती है, जबकि दूसरी पंक्ति विशेष कथन होती है, उपमान होती है। लेकिन दृष्टांत में ऐसा नहीं होता। दृष्टांत में क्या होता है कि जब काव्य में प्रथम पंक्ति बिंब के रूप में और द्वितीय पंक्ति उसी के प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देती है, या हम कहें कि प्रथम पंक्ति के उपमेय और उपमान और द्वितीय पंक्ति के उपमेय उपमान अलग अलग हो, एक जैसे हो, है ना, या अलग अलग हो, लेकिन दोनों का सामान्य धर्म बिल्कुल अलग हो। ठीक है, तो दोनों में अलग अलग स्थिति है लेकिन सामान्य धर्म अलग है। तो हम इसको कहते हैं, जब इसकी परिभाषा बनाते हैं दृष्टांत की, कि प्रथम पंक्ति, जब काव्य में प्रथम पंक्ति बिंब और द्वितीय पंक्ति प्रतिबिंब का, उसी के प्रतिबिंब का, है ना, प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है, बिंब प्रतिबिंब का संबंध होता है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। इसकी परिभाषा बनाते हैं दृष्टांत की कि प्रथम पंक्ति, जब काव्य में प्रथम पंक्ति बिंब और द्वितीय पंक्ति प्रतिबिंब का, उसी के प्रतिबिंब का, है ना, प्रतिबिंब प्रस्तुत करती है, बिंब प्रतिबिंब का संबंध होता है, तो वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण देखें, जैसे संगत कीजिए साधु की, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होय, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस्ते, लोहा पारस परस्ते, शोभी कंचन होय, शोभी कंचन होय। ठीक है, अब देखिए यहां देखें, ये पहली बात कह रहा है कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल हो। पहला कथन है, सिंपल सी बात है कि हमेशा हमें साधुओं की संगति करनी चाहिए, ये कभी निष्फल नहीं जाती। साधु यानी सज्जन लोगों की संगति कभी खराब नहीं होती, कभी निष्फल नहीं होती, कभी इसके दुष्परिणाम नहीं झेलने पड़ते। और इसी के लिए उसने क्या कहा कि लोहा पारस परस्ते, तुरंत इसका बिंब के रूप में प्रतिबिंब दे दिया, दूसरा कथन प्रतिबिंब के रूप में दे दिया, है ना, एक तरह से कि लोहा पारस परस्ते। इसमें जो जिम जैसे कि प्रयोग नहीं होगा कि तुरंत ही उसका प्रतिबिंब प्रस्तुत किया है, एक उदाहरण के रूप में प्रतिबिंब दिया है कि लोहे को, अगर लोहा पारस पत्थर को स्पर्श कर ले, लोहा पारस पत्थर की संगति में बैठ जाए, तो वह भी क्या हो जाता है, तुच्छ सा लोहा, तुच्छ मूल्य वाला लोहा भी, है ना, बहुमूल्य सोने में कंचन होए, सो भी कंचन होए, बहुमूल्य सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां ये क्या है, पहली पंक्ति बिंब है और दूसरी पंक्ति प्रतिबिंब है, एक कथन की पूर्ति के रूप में दूसरी पूर्ति बात कर रही है, ये पूरक के रूप में कार्य कर रही है। ऐसे ही इसका एक और है कि भरत ही होए न राजमद, भरत ही
होए न राजमद विधि हरि हर भरतई होए न राजमद विधि हरि हर पद लीन पद पाए। प्रथम पंक्ति कह रहा है ये कि भरतई होए न राजमद विध विधि हरे हर पद पाए। ठीक है, भरतई होए न राजमद विधि हरे हर पद पाए। कबहुक कांजी सीकरन कबहुक कांजी सीकरन क्षीर सिंधु में लगाए। क्षीर सिंधु बिल गाए। देखिए ये कह रहा है कि भरतई होए न राजमद, ये बाबा तुलसीदास ने कहा है रामचरितमानस में, राम जी के मुंह से कहलवाया है कि भरतई होए न राजमद। ठीक है, भरत को कभी भी राज्य प्राप्ति का, शासन प्राप्ति का अभिमान हो ही नहीं सकता। भरतई होए न राजमद, भरत को कभी राज का नशा नहीं चढ़ सकता, शासन का नशा नहीं चढ़ सकता, उनको कभी अहंकार नहीं हो सकता राज्य प्राप्ति का, है ना। कब कि विधि माने ब्रह्मा का, हरि माने विष्णु का, हर माने शिव का, ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पूरा साम्राज्य उनको दे दिया जाए, पूरा ब्रह्मांड का मालिक अगर उन्हें बना दिया जाए, तो भी उनको कभी घमंड नहीं होगा, उनको राजमद नहीं होगा। और इसके लिए उन्होंने प्रतिबिंब, इस बात की पूर्ति करने के लिए या बिंब के लिए प्रतिबिंब दिया है कि कबहु का कांजी सीकरण, कि कांजी की सीकरण माने बूंद, क्या कांजी की कुछ बूंद क्षीर सिंधु में लगाए, क्षीर सागर को फाट सकती हैं क्या। कांजी की कुछ बूंद डाल दी जाए, जैसे खटाई होती है या नींबू होती है, अपन दही जमाने के लिए करते हैं, या वो फाड़ने के लिए, दूध फाड़ने के लिए डाल देते हैं, है ना, सिरका होता है। तो कांजी की 2-4 बूंद अगर क्षीर सागर में डाल दी जाए तो क्या वो उस क्षीर सागर को फाड़ सकती हैं? कभी नहीं फाड़ सकती। ऐसे ही भरत को चाहे कितना भी बड़ा पद दे दिया जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश तक का साम्राज्य उनको दे दिया जाए, सुरलोक दे दिया जाए, बैकुंठ धाम दे दिया जाए, है ना, कैलाश लोक दे दिया जाए, फिर भी उनको क्या है, राजमद नहीं होगा। तो यह पहली बात की, जो पहली बात बिंब है और दूसरी उसका प्रतिबिंब है। तो ये दृष्टांत है, इसमें ज्यों जिम जैसे इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो ये उदाहरण और दृष्टांत अलंकार है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम नए अलंकारों के साथ, तब तक आप जुड़े रहिएगा। और अब से हम सेकंड ग्रेड वाले अभ्यर्थियों को बता दें कि आज के बाद अब कंटिन्यूटी हर दूसरे तीसरे दिन आपको हिंदी साहित्य का इतिहास हम प्रारंभ करने वाले हैं। और 12th के बच्चों के लिए यहां पर हम आपको 12th के एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन और बहुत सारे प्रश्न भी, जो मोस्ट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना बनती है, वो पेपर भी आपको यहां पर हम उपलब्ध कराएंगे। तो आप जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों तक पहुंचाइए, अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चों तक इसको पहुंचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मैं बहुत जल्दी आप लोगों से लाइव मुखातिब हो सकूं। सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के लोगों के लिए अब 1-2 दिन में मैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य की जो रीति हैं और उन्हें लेकर हम प्रारंभ करने वाले हैं क्लास को पर डे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।